तो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बोहर मॉडल तक की कहानी देख ली थी। हमने बोहर मॉडल के जो उसके 3 पोस्टुलेट्स हैं वो भी देख लिए थे। लेकिन मैं लास्ट क्लास में जो बैच 2 है, बैच 2 वाले भी जब इस वीडियो को देखेंगे या बैच 1 वाले जो भी देख रहे हैं, वो तीनों के मैं नाम नहीं लिखा पाया था कि आखिर ये बोहर के पोस्टुलेट्स हैं, लेकिन मैंने वो बोहर की थ्योरी में लिखा दिए थे। जो पहला पोस्टुलेट है वो आप लोगों ने, अब कौन आया भाई? अच्छा, जो पहला पोस्टुलेट है वो आप लोगों ने देख लिया था, जिसमें हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और जो दूसरा पोस्टुलेट है, जिसे अपने अजम्पशन के नाम पे भी सोचा था, और दूसरा था कि जो एम वी आर, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होगा। और तीसरा पोस्टुलेट था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जो कि एच न्यू के बराबर होती है, फोटोन के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है। ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पोस्टुलेट्स थे, ये आप लोगों को बता दिए हैं। आप उनके सामने बस नाम लिख देना 1 2 3, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, इससे आगे की कहानी इस क्लास में अपन देखने वाले हैं। इससे आगे की कहानी क्या है कि जब जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो न्यूक्लियस में चार्ज तो पॉजिटिव माना गया, और यहाँ से इसकी रेडियस अगर आर है तो इसको घुमाने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा होगा? तो यहाँ पर वो काम कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसकी स्पीड और स्पीड निकाल ली थी, जो भी अगर आपको याद हो पुरानी क्लासेस में। ये डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में अपन पहले से कर चुके हैं। इसी डिस्कशन को, रेडियस को अगर एंगुलर मोमेंटम वाली डेफिनेशन से निकाला जाए, जहां पर वो एन एच अपॉन टू पाई के बराबर करके लिखा जाता है, तब क्या होगा ये समझना है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये आप लोगों को याद होगी, इक्वेशन थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अगर यहाँ से एम वी को नीचे भेज देंगे तो बन जाएगा एन एच अपॉन टू पाई इंटू एम आर। तो यहाँ से मेरे पास वी पता चल जाएगा। अगर मैं एम आर को नीचे भेज दूंगा तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी। ये स्पीड आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, दोनों तरह से जो स्पीड आएगी वो अलग अलग आएगी। मतलब वैल्यू सेम, वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है, या बोलना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू भले सेम आए, लेकिन जो दिखने में वैल्यूज है वो आपकी अलग अलग दिख रही होंगी। तो इस इक्वेशन में मैंने v की स्पीड, इस जो बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट्स है, तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट या सेकंड अजम्पशन बोल दो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई से निकाल के जब मैंने इस इक्वेशन में रख दी, तो v की जगह मैंने रख दिया एन एच अपॉन टू पाई। तो इक्वेशन तो वही बनी, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया इन्होंने। तो एम वी स्क्वायर बाई आर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके नोट्स आपको ग्रुप में मैंने पहले इसीलिए शेयर कर दिए थे। इसको आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको कॉपी में लिखनी है। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू मैंने डाल दी। इसको सॉल्व करके जो रेडियस आ रही है वो रेडियस ये आ रही है एन स्क्वायर, जो कि नंबर था, इंटीजर 1 2 3 4 5 6, एच स्क्वायर अपसलन अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। यहां पर देखो, तो ये जो एन था ये नंबर ऑफ ऑर्बिट थी, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट। तो यहां पर जो आर एन है वो आर एन आ रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपसलन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम यहां पर आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक। बाकी जो भी टर्म है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म है आपके पास कांस्टेंट। इसकी वैल्यू को जब आप सॉल्व करके लिखा निकालते हैं और एन की वैल्यू को 1 रख देते हैं, तो इसकी जो पहली ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में घूम रहा था बोहर के अकॉर्डिंग, वो निकल के आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन में कई जगह क्वेश्चन में दी नहीं होती और अपन से पूछ लेता है, ये क्वेश्चन में यूज आ जाती है, तो अपने को इसे याद रखना है, ठीक है। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, वो रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में इस लेवल, इस ऑर्डर की है। मतलब बहुत छोटा है, अपन को तो दिखाई देने वाला है नहीं इन आंखों से, इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देने वाला। फिर बात करेंगे कि वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी के लिए तो हमने सीधा v हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, r हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई में मैं r पिछले वाले
पीछे से जो अपन ने आर निकाला है उसकी वैल्यू को रखे यहाँ से मैं वी कैलकुलेट कर लूंगा, और जो वी मेरे पास आ रहा है वो वी आ रहा है ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो स्पीड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे ये न्यूक्लियस है तो पहली ऑर्बिट ये गई n इज इक्वल टू 1 या के शेल बोलते हैं अपन, n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, तो ये KLM दूर जाते जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ती जा रही है। तो वैसे भी अगर अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से भी सोचें तो जो रेडियस के जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स जो इसकी स्पीड है वो कम होती जाएगी। यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि जो v है वो v प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/n के। इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा उसका जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। ठीक है सर, इसमें से याद क्या रखना है? इसमें से मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें कुछ रटना नहीं है। इसमें से जो याद ये रखना है कि भाई v प्रोपोर्शनल टू 1/n है, क्योंकि इस पे जेई नीट में न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि भाई एक ऑर्बिट में, ऑर्बिट 3 और ऑर्बिट 4 में जो वेलोसिटी उन स्पीड है उनका रेशियो कितना होगा, इस तरीके से। दूसरा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये बोहर ने सारी बातें करी थी। तो यहाँ पर अगर अभी तो अपन ने हाइड्रोजन माना है तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस पे तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा। अगर मान लो हाइड्रोजन लाइक कोई ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस पे ZE नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ZE, तो जब आप इस मतलब Z तो एटॉमिक मास हो गया और ये E से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ गया Z इंटू, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई, तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जहां जहां ये ई स्क्वायर है यहां पर बगल में लिख जाएगा, दूसरे रंग से लिख दें, इसके साइड में लिख देंगे अपन जेड। और अब इसके साइड में जैसे ही मैंने जेड लिखा तो ये बन गया मेरे पास KZE²। KZE² बनने से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जहां भी E² आ रहा है उसके बाजू में जेड होना चाहिए। मतलब अगर हाइड्रोजन लाइक एटम कोई दूसरा है और अगर वहां पर मुझे डिपेंडेंसी पूछी जाए तो यहां पर देखो ये E² नीचे की तरफ है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा RN प्रोपोर्शनल टू N² डिवाइडेड बाई जेड। यहां पर जेड नीचे आएगा, E² के बाजू में जेड आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर आपका E² ऊपर आ रहा है तो आप बोलोगे यहां पर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यही फॉर्मूला बनेगा Z/N की प्रोपोर्शनलिटी के साथ। ठीक है, ये छोटी सी बात है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी के मन में अभी तक कोई डाउट है तो पूछ के मुझे बता दो। कुश भी आए हैं, ईशान भी आए हैं, श्रिया हैं, रोनित हैं, और कौन कौन है भाई? 12 लोग हो गए। हर्षिल भी हैं, हृदय भी हैं। अच्छा, हर्षिल से याद आया, क्या तुम हर्षिल वही क्वेश्चन पूछ रहे थे जो उस दिन कह रहे थे कि सर कोई ऐसा कोई मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर जाके गिर जाता है? क्या तुम ये बोहर मॉडल के लिए पूछना चाह रहे थे क्या, जो गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूमता है और वो अंदर जाके अगर जो अजम्पशन नहीं मानेंगे तो गिर जाना चाहिए? जहां तक मुझे लग रहा है तुम इसी के बारे में पूछना चाह रहे होगे। एक बार मुझे बता देना इधर चैट पर लिख के। ईशान क्या कह रहे हैं, सर ये लास्ट वाला पार्ट फिर से समझा दो। लाला मैं ये कह रहा हूं, इसमें समझाने जैसा कुछ नया काम नहीं है। ये इक्वेशन जो भी तुमने डिराइव किया है, ये डिराइव तो यही किया है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv² r करके, और F मैंने नीचे लिख रखा है ये। अब अगर यहाँ पर मान ले ये Q1 Q2 में Q1 की वैल्यू अभी तक E के बराबर थी, Q2 की वैल्यू भी E के बराबर थी। अब मैं कह रहा हूँ कि अब Q2 की वैल्यू चेंज होके E ना होके ZE हो गई है, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, जो भी यहाँ पे इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब Z अगर एटॉमिक नंबर है तो जितने भी अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उससे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, Z इंटू ई। तो Q2 की वैल्यू Z इंटू ई। तो जहां भी इक्वेशन में ई आ रहा है उसके बाजू में एक और टर्म आ जाएगी Z, बस मैंने ये बोला है। तो जैसे यहाँ पे E² है तो उसके बाजू में Z आ जाएगा, तो डिपेंडेंसी जब प्रोपोर्शनलिटी चेक करेगा तो N²/Z आएगा। सिमिलरली अगली वाली स्लाइड में यहाँ पर मैंने Z²/N बनेगा, ऊपर Z है तो ZE² अपॉन 2NH/ε0, तो वो Z/N बनेगा। बस इतना सा बोला है, और ये जेई नीट के लिए, बोर्ड के लिए ये सब यूजफुल है भी नहीं। ठीक है, जो भी बात मैं ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, तो तुम तो मजे के साथ पढ़ते जाओ। हर्षिल अपनी बात कंप्लीट कर दो बेटा, तुम कुछ
उस दिन जो कह रहे थे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। ये बोर्ड में तो एज सच नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से तो चीज़ें तो काफ़ी टफ हो जाएंगी फिर। लेकिन अगर देखा जाए तो आ जाएगा, तो तुम कोई कर दोगे, ऐसा कोई भारी काम भी नहीं है। मतलब दो तीन तो याद रखो, दो तीन तो कर ही लेना। एक तो स्पीड निकालने का, एक दूसरा स्पीड के साथ रेडियस निकालने का, ये दो तो कंपलसरी कर ही लेना। ठीक है, ये दो तो। हाँ हाँ। हाँ हाँ जी। वो सेम ही चीज है, वो सेम ही चीज है, बस यहाँ पर इस बार फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट को मिक्स करके रेडियस लिखी गई है। वहां पे जो अपन ने पहले की नॉलेज थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एफ ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, उसको यूज करके लिखा था। लेकिन जब बाद में फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट को मिक्स करके जो डेरिवेशन किया गया है, वो है रेडियस का फाइनल फॉर्मूला। ठीक है। ओके। चलो, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन सबको पता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है अपने पास वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टू पाई आर अपॉन स्पीड। तो वी भी पता है, आर भी पता है तुमने। ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, वी की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, सिर्फ वैल्यू डाली है जो पीछे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो वहां पर ये आ रहा है, ऊपर देखो ई की पावर 4 आ रही है। अगर ऊपर ई की पावर 4 आ रही है, तो यहाँ पर जो जेड की प्रोपोर्शनलिटी होगी वो जेड स्क्वायर रही होगी, क्योंकि ये बना होगा जेड ई का होल स्क्वायर बना होगा, तब जाके ये बना होगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4। तो अगर जेड के टर्म में लिखा जाए, मतलब एटॉमिक नंबर के टर्म में लिखा जाए, तो ये जेड की पावर 2 हो जाएगा। नीचे तो एन क्यूब है ही। तो यहां से अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी की जो प्रोपोर्शनलिटी आती है वो आती है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब। अगेन अपने लिए काम की नहीं है, ये जे नीट के लिए काम की है। ओके, छोटी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। आगे द काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी। तो देखो यार, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके की एनर्जी है, एक तो पोटेंशियल और दूसरी काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी लिखना तो बहुत आसान है मेरे लिए। काइनेटिक तो मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर है, मैंने वी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। वी की वैल्यू डालूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एम ई की पावर 4 एट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। आसान, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी में तुम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से याद रखो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम। अब इनके बीच की डिस्टेंस आर है, मतलब एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पे चार्ज ई, दूसरे पे चार्ज है माइनस ई अपॉन आर। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, वो निकाली है Q इंटू वी के फॉर्मूले से। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला सेम ही निकल के आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? के ई बाई आर। और इसमें हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज Q इंटू वी। क्यू तुम्हारे पास माइनस ई है, वी तुम्हारे पास ये है के ई बाई आर। तो ऑलरेडी सॉल्व होकर जो आया है वो सेम ही आएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर, बट इन निगेटिव। भाई इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमको आर की वैल्यू तो हमने निकाली रखी है पीछे। आर की वैल्यू जब डाली गई तो ये आ रहा है। इन दोनों में एक अंतर देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में ये अंतर है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट इन निगेटिव। मतलब अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं और आगे साइन माइनस लगा दूं, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि और पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, सिर्फ माइनस और ये 4 और 8 का ही तो अंतर है। तो ऐसा बोल दूंगा, काइन मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डबल है मैग्नीट्यूड में। बट साइन के हिसाब से देखोगे तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन के पास पूरी एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा K प्लस यू।
के आपके पास ऑलरेडी आपने निकाल ही लिया है, के, या के को के रहने दो, यू को लिख दो -2k, तो फॉर्मूला आ जाएगा -k। तो टोटल एनर्जी हो गई आपकी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के आगे निगेटिव रखने के बाद जो वैल्यू होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं है, ये कंफ्यूजन मत रखना। तो दोस्त बात यह है कि टोटल एनर्जी जो आएगी nth ऑर्बिट में, इन दोनों को ऐड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दी और सॉल्व होके ये आ गया। ये देखो क्या ये टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? तो अभी पीछे वाले फॉर्मूले में देख लेते हैं। एम स्क्वायर, एम की पावर 4 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सेम ये है बट आगे एक निगेटिव लग गया है, तो यही ई एन बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी के है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? किसी के पेट में कोई दर्द? नो नो, चलो भाई, नो नो तो नो नो। क्या बेटा क्रिश? हाँ, निगेटिव साइन का क्या मतलब है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न पूछा। टोटल एनर्जी अगर किसी सिस्टम की निगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि जो सिस्टम है वो बाउंड सिस्टम है। बाउंड सिस्टम का मतलब है कि वो अपने आप बिखरेगा नहीं। अगर आपको जितनी की टोटल एनर्जी है जो कि निगेटिव में है, इतनी एनर्जी आप इसको पॉजिटिव में दे दोगे तो सिस्टम बिखर जाएगा। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कि इसका जो प्लस, जो पॉजिटिव होता है, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है इस सिस्टम को जो बाइंड किए है, दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। क्योंकि इतनी एनर्जी मिलने के बाद सिस्टम फिर बाइंड नहीं रहेगा, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दो जितनी टोटल एनर्जी है। ठीक है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो भाई आवाज बढ़ा दी जाए। हम्म हम्म चलिए मित्र, आगे बढ़ा जाए। फिर फ्रीक्वेंसी, ये देखो भाई यार, बात ये थी कि तुमने दो पॉस्टुलेट्स की हेल्प से, कि एक तो गोल गोल घूम रहा है, ये पहली बात। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। इन दोनों की हेल्प से तुमने अभी तक का डिस्कशन किया है, जहां पर तुमने रेडियस निकाल ली, स्पीड निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, टोटल एनर्जी निकाल ली। इतने काम हो गए। अब जो आपको काम कर रहा है कि वो तीसरा पोस्टुलेट है, उसकी बात कर रहा है कि जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे एनर्जी को बाहर एमिट करेगा। तो वो डिस्कशन है कि हायर एनर्जी ऑर्बिट E2 से एन, जब N2 से En1 में आया तो कुछ एनर्जी बाहर गई, जिससे मैंने एच न्यू के बराबर कर दिया। टोटल एनर्जी अभी आपने पीछे देखी, तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में आपने देखा होगा कि यहां पर जो डिपेंडेंसी है वो ई एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर है, नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। ठीक, उस चीज का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। मैंने एक बार n1 की जगह, एक n की जगह n1 और दूसरे की जगह n2 रख दिया। तो यहां पर देखो एनर्जी निगेटिव में है टोटल, तो यहां पर En2 जब रखोगे तो ऑलरेडी वो -1/n स्क्वायर आएगा, और इधर -1/n स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। इसकी वजह से ये आगे पीछे लिखे गए हैं डायरेक्टली, माइनस साइन सीधा अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है उन्होंने। ठीक है, इस पूरे में से जो कॉमन आ गया, ये जो कॉमन आया m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, इसमें देखो सब कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, प्लैंक भी एक कांस्टेंट होता है। ये सारे कांस्टेंट सेम फैशन के हैं, तो इनको एक नए साइंटिस्ट के नाम पे नाम दे दिया गया, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 10.97 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, या 1.1 इंटू 10⁻⁷ भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इससे आंसर में ना थोड़ा बहुत अंतर आता है। अगर कभी तुम 1.1 ले लोगे, 10⁻⁷ लेके 7 लेके सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, 10.97 लोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो देख लेना कि आपके पेपर में जो पहले कांस्टेंट दिए वहां पर उन्होंने क्या वैल्यू अज्यूम करने को बोली है। अगर 1.1 बोली है तो 1.1 मान लेना, 10.97 बोली तो 10.97 लेके काम चला लेना। ठीक है, तो ये तो भैया एच न्यू, इधर एच न्यू था तो एच को अपन इधर ले गए, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी एच न्यू से डिनोट कर रहे थे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ दिन पहले, तो एच को नीचे लेके चले गए, तो इधर बच गई फ्रीक्वेंसी।
अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये आपने पढ़ रखा है, स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, लेमडा ये है, तो यहाँ पे अपने पास लेमडा आ गया, या ऐसा बोल दो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई c अपॉन लेमडा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह c अपॉन लेमडा डाल दिया और c को नीचे लेके गए। ये रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने गलत गोला लगा दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट इसको नहीं इसको माना जाता है, वो ऊपर गोला मैंने गलत लगा दिया है। आजा भाई, अरे यार अब तो बदतमीजी कर रहा है, क्योंकि इधर लेफ्ट साइड में जो भी आपके पास h होगा वो h नीचे आएगा और स्पीड ऑफ लाइट भी नीचे आएगी, तब जो बनेगा वो रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब देखो s तो कांस्टेंट था ही, ऊपर से यहाँ पे c भी कांस्टेंट है, तो सब कुछ c के साथ वो कांस्टेंट बनता है। तो यहां से मेरे पास जो बच गया वो फ्रीक्वेंसी, ये न्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर। ये आपको पता होगा, ये पहले इसको के से डिनोट करते थे क्लास 11th में, अभी इसको न्यू बार डिनोट कर रहे हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, सीधा वेव नंबर के अलावा सीधा 1/λ के फॉर्मेट में फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला अपन सबको याद होना चाहिए, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। डेरिवेशन एक बार को भूल जाओगे चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। हायर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा रहा होगा, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो n2 ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में आ रहा है, n1 ऑर्बिट में। तो हायर एनर्जी कौन सी है, n2, लोअर एनर्जी कौन सी है, n1। तो अपने को कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन मिलेगा इसका डिस्कशन है। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आया तो h न्यू मतलब फोटोन मिला, फोटोन मतलब एनर्जी मिली, मतलब रेडिएशन मिला, तो रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ होगी, तो उस वेवलेंथ की बात यहाँ पे अपन ने निकाली है। अब आगे देखो तो जो भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब भी कूदेगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी आखिर होगी कितनी। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला था जो अपन ने एनर्जी का निकाला था -m⁴, और ये पूरा सॉल्व करके इसको जब पूरा सॉल्व किया गया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये सॉल्व होके आ रहा है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू ईवी। कोई जूल में पूछे तो 1.06 वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना तो जूल में आ जाएगा, ई हट जाएगा। दोस्त ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है। अब ये तुम्हें हर एक ऑर्बिट या हर एक शेल, जो भी आप बोलना चाहें, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ होने वाली जितनी भी शेल्स हैं सबकी एनर्जी पता चल गई। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 डालो तो पहली शेल की एनर्जी पता चल गई, कि मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा होगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी डेफिनेटली। अगर तुम्हें दूसरी ऑर्बिट में घुमाना है तो n की वैल्यू 2 डाल दो, उसमें अगर घूम रहा होगा तो उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी, ना उससे कम होगी ना ज्यादा होगी। तो गेम ये है कि जब तुमने पहली ऑर्बिट की बात करी, मतलब के शेल की बात करी, तो एनर्जी आ गई -13.6। जब आपने 2 की वैल्यू डाली तो 13.6 को 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दो तो बच जाएगा -3.4, और 3 की वैल्यू डाल देंगे तो ये -1.5, ऐसे और भी होते हैं, -8.5, -0.85, फिर 0.54, ये सारे धीमे धीमे आपको याद हो जाएंगे, याद तो होनी ही चाहिए, धीमे धीमे हो भी जाएंगे। n की वैल्यू इनफाइनाइट डालोगे तो ई इनफाइनाइट ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन को तुम इनफाइनाइट के अलावा और कहां से लेके आओगे, इससे दूर कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। चलिए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, बाइंडिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इनमें सिर्फ माइनस का अंतर होता है। अगर उतनी एनर्जी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो वो ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा, वो सिस्टम बाउंड ही नहीं रहेगा। तो इन्फिनिटी में तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एन की वैल्यू 4 में ये 0.85 आई थी तो ये प्लस का 0.85 हो जाएगी, मतलब -13.6 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, तो उसको डिवाइड करोगे तो 0.85 आता है। बस इनमें प्लस का माइनस का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अपन को तो ये एनर्जी याद रखनी है, एक याद रख लो, बाकी कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। और देख, जैसे कि यहाँ पे देखो 0.85 से ऊपर 0.54 है, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया। तो ऐसे पांच पांच तक तो याद रखो ही, 5 तक याद रख लोगे तो इससे कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हो जाएंगे। कई बार क्या है ना, वो मान लो उसने पहले या मान लो तीसरे और पांचवे का एनर्जी गैप दे दिया,
1.51 में से 0.54 घटा के दे दिया कि भैया एक इलेक्ट्रॉन इस और किसी फलानी ऑर्बिट से ढिगानी ऑर्बिट में कूदा, और इससे मुझे जो रेडिएशन की जो एनर्जी मिल रही है, या जो जो फोटोन है, उस फोटोन की एनर्जी उससे इतनी मिली, इन दोनों का डिफरेंस। तो फिर पूछता, बताओ कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में कूदा। तो उसका बेस्ट आंसर तो होता है कि नीचे जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन चेक कर लो। लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि भाई इनमें से कौन सी ऑर्बिट में से कौन सी ऑर्बिट में कूदा, तो अगर सारी एनर्जी याद है तो एनर्जी गैप निकालना कितना आसान है, हर बार आप कैलकुलेशन करने थोड़ी जाओगे। तो जो क्वेश्चन बाकी बच्चे 3 4 5 मिनट में कर पाएंगे, वो बच्चे मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में कर देंगे, क्योंकि हर एक की एनर्जी याद है, डिफरेंस से पता चल जाएगा कि कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में कूदा है। तो ये एनर्जी लेवल याद रखना, ठीक है। चलो, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये आप लोगों ने इस बात को समझना है कि इसे स्पेक्ट्रल सीरीज क्यों बोला जा रहा है। स्पेक्ट्रल का क्या मतलब है? जब भी फोटोन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में कूद रहा है, तो कुछ रेडिएशन निकल रहा है, रेडिएशन की कुछ वेवलेंथ है। जो रेडिएशन की वेवलेंथ है उन्हें स्पेक्ट्रल लाइन से डिनोट किया जाता है। तो इट हैज बीन शोन दैट एनर्जी ऑफ द आउटर ऑर्बिट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द इनर ऑर्बिट। ये हमने देख ही लिया। अच्छा, इस बात में तो किसी को डाउट नहीं है, ये भी तो डाउट हो सकता है कि -13.6 और -3.4 में कौन बड़ा है। -13.6 और -3.4 में कौन बड़ा है, क्या लगता है? क्या कहती पब्लिक? -13.6 बड़ा है। अच्छा, तो मतलब इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जैसे जैसे -13.6 से जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि निगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वास्तव में छोटी होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी देखो, तो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन से दूर, न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हो, ऑर्बिट तुम्हारी दूर होती जा रही है, वैसे वैसे टोटल एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो वही बात उसने यहाँ पे शब्दों में लिख दी है। When the hydrogen atom is subjected to an external energy, the electron jumps from lower energy state. The hydrogen atom is excited. The excited state is not stable, hence the electron returns to its ground state in about 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब जब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सटर्नल एनर्जी दे दी, मतलब एनर्जी वो अपने आप तो कूद के गया नहीं, आपने एनर्जी दी, तो आपने एनर्जी दी तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला तो गया, लेकिन वहां पर वो अनस्टेबल रहा, और अनस्टेबल रहा तो वापस से अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में आएगा, तो उसके पास कुछ पॉसिबिलिटी होगी आने की। वो पॉसिबिलिटी का डिस्कशन अभी हम आगे करेंगे सीरीज में। तो वो जब इलेक्ट्रॉन कूद के वापस से अपनी ऑर्बिट में आएगा, तो वहां पे कुछ रेडिएशन निकालेगा। उस रेडिएशन का डिस्कशन है। दिस एक्सिस ऑफ एनर्जी इज नाउ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। द डिफरेंट वेवलेंथ कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। जैसा कि मैंने बोला कि जो भी रेडिएशन की वेवलेंथ हैं वो स्पेक्ट्रल कहलाती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाती हैं, या स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती हैं, विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एटम एमिटिंग देन द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सीरीज कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये फॉर्मूला अभी अपन ने याद कर लिया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलो, सिंपल सी बात थी, ये तो हो गया। अब देखो कि ये जो यहाँ पर सीरीज का नाम है, ये सीरीज क्या कहना चाहती है। और उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, एक होती है n इज इक्वल टू 0 को कहते हैं, सॉरी 0 बोल रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये नामकरण का काम का है, ध्यान रखना है ना। n इज इक्वल टू 2 को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू कहते हैं, n इज इक्वल टू 3 को कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट। जो एक्स्ट्रा बातें लिख रहे हैं ये जरूर लिख लेना, क्योंकि इसमें नहीं लिखी है यार। उल्लू बनाने के लिए क्वेश्चन में बड़े गौर से पढ़ना है कि वो तुम्हें उल्लू तो नहीं बना रहा, कहीं उसने ऐसा तो नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आया, तो n की वैल्यू 2 से 1 पे नहीं आया है, n की वैल्यू 3 से 2 पे आया है।
तो ध्यान रखना है, अगर एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू उस एक्साइटेड स्टेट से एक कम होगी, या n इज इक्वल टू 2 है तो अगर कोई एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगी। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 3 है, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 1 है। अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नीट और जेई इनमें तो खूब क्वेश्चन आते हैं ऐसे परेशान करने वाले। वो ऑर्बिट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा एक्साइटेड स्टेट के फॉर्मेट में ही बात करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है, मतलब n की वैल्यू 4 है, n2 की वैल्यू 4 है और n1 की वैल्यू 1 है। ग्राउंड का मतलब n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, पहली सीरीज जो इसमें पढ़ी जाती है वो है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो कहीं से भी गया हो, मतलब हाइयर स्टेट में कहीं भी गया हो, अगर वो n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है वापस से लौट के, तो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो लाइमन सीरीज के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो n2 इससे ऊपर कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर अगर देखोगे तो डिचिक 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 डिचिक, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। तो अगर 1 पे आना है तो वो 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, लेकिन 1 से नीचे थोड़ी आएगा, न्यूक्लियस से थोड़ी आ जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि वो n2 होगा वो 2 से बड़ा होगा। अब यहां पर ये कंक्लूजन लिखा हुआ है कि इसमें जो स्पेक्ट्रम की पोजीशन है, जो रेडिएशन निकलेगा, वो रेडिएशन आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो रेडिएशन तुम तो कितना देख सकते हो, विजिबल रेंज में ही देख सकते हो, 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर लगभग, मतलब 3500 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब है कि यहाँ पे तुमको दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं है, इसकी जो वेवलेंथ है वो वायलेट से भी कम होगी रेडिएशन की। ओके, गॉट इट। फिर है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या कहती है कि अब जो कूद के आएगा वो आएगा सेकेंड स्टेट में। मान लो 4 से 2 पे आ गया, 3 से 2 पे आ गया, मान लो n इज इक्वल टू 5 है तो 5 से भी कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। तो ये जो ग्रीन वाली सीरीज है ये कौन सी हो जाएगी, बाल्मर सीरीज। मतलब अब इस केस में जो इसकी जो पहली ऑर्बिट है वो 2 है, n इज इक्वल टू 2, और बाकी n2 की वैल्यू ऊपर। तो ये ऐसा है कि अगर पहली में आ रहा है तो लाइमन, फिर आ रहा है तो बाल्मर, फिर आ रहा है तो पास्चन, फिर आ रहा है ब्रैकेट, फिर आ रहा है पीफंड, इस तरीके से नामकरण है, तो वो सारे लिख रखे हैं। अगर 2 में आ रहा है 2 में लौट के आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो बाल्मर, 3 में आ रहा है तो पास्चन, चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट, 5वें में आ रहा है तो पीफंड। इसमें जो आपको दिखने की प्रोबेबिलिटी है ये यूवी एंड इंफ्रारेड दोनों होती हैं इसमें। जो यूवी और विजिबल, जो बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज में थोड़ा सा हिस्सा यूवी का होता है और मोस्टली विजिबल रेंज में ये आपको दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है कि कौन सी सीरीज है जिसको हम देख सकते हैं, तो उसका आंसर है बाल्मर सीरीज, विजिबल रेंज में उसको देख सकते हैं। बाल्मर से ऊपर लाइमन को नहीं देख सकते, अल्ट्रा वायलेट है। बाल्मर से नीचे इंफ्रारेड है, वो तो रेड से भी ज्यादा वेवलेंथ है, वो भी दिखाई देने वाली नहीं है। ओके, चलो कहानी सुन रहे हो, अरे वाह बड़ा प्यारा चित्र बना दिया है। फिर यहां पर देखो तो तुम्हारी पहली जो एनर्जी थी उसकी जो पहली स्टेट की एनर्जी थी उसको -13.6, फिर -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। तो ये तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक तो याद ही हो गई, 6 देखोगे तो 0.38 आ जाएगा। आप ये देखिए कि इनमें गैप है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है एनर्जी लेवल में। 13.6 3.4 में बहुत गैप है, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का मतलब यह है कि चीजें धीमे धीमे चेंज हो रही हैं, और ऐसी चेंज हुई है कि इस लास्ट वाली का पहले वाली से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जो पहले जो चेंज है, लास्ट वाला चेंज है, वो आपस में रिलेटेड नहीं है। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। हम तो सारी बात पढ़ी चुके हैं। अगर 1 पे लौट के आ रहा है अपने हाइयर एनर्जी ऑर्बिट से तो लाइमन, 2 पे आ रहा है तो बाल्मर, 3 पे आ रहा है तो पास्चन, 4 पे आ रहा है ब्रैकेट, 5वें पे आ रहा है तो पीफंड। n1 5, n2 6 और अबव, तो वो हो जाएगा आपका पीफंड। अब एक एक अपन सीरीज को समझते हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ।
इसमें सबसे पहला आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है कि भाई 2 वाला 1 पे आ जाए। तो इसकी जो फर्स्ट मेंबर होगा वो फर्स्ट मेंबर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ जाए। और फाइनल क्या होगा कि जहां n इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, जो इनफाइनाइट से आने वाला होगा वो इसका फाइनल मेंबर होगा। तो जो फाइनल मेंबर होगा, जो फाइनल वेवलेंथ होगी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग मेंबर या लिमिट मेंबर। ठीक है। जो भी रेडिएशन लाइमन सीरीज में लाई करेंगे वो n इज इक्वल टू 2 से 1 और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 1 के बीच में लाई करेंगे, इससे ज्यादा लाई कर नहीं सकते। इनकी कैलकुलेशन है आगे। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे के शेल में, मतलब ये तो मैं बता ही चुका, इसमें तो कुछ नहीं है। फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं सीधा। तो फर्स्ट मेंबर वो है जहां पर n1 तो 1 रहना ही है हमेशा लाइमन में, n2 की वैल्यू 2 हो जाए। फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू डाल दी, n2 की वैल्यू डाल दी, लैम्डा आ गया मेरे पास 4r/3r। r की वैल्यू 10.97 इंटू 10⁻6 याद है, डाल दी। तो पहली वेवलेंथ निकल के आ रही है, वो आ रही है 1216 एंगस्ट्रॉम। याद रखनी है, याद रखनी है, 1216 एंगस्ट्रॉम याद रखनी है। चलो सेकंड मेंबर की बात करेंगे। तो 2 से 1 पे भेज दिया तो 3 से 1 पे भेज दो, तो सेकंड मेंबर हो गया। 3 से 1 पे डाल दिया, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3, वैल्यू डाल दी, लैम्डा आ गया मेरे पास 9/8r। यहां से जो लैम्डा आया मेरे पास आया 1026 एंगस्ट्रॉम। ये भी याद रखना है। 2 3 चीजें बोलूंगा याद रखने को, वेवलेंथ बस उतना याद रख लेना, 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक, वेरी गुड। फाइनली मैंने लिमिटिंग मेंबर इस सीरीज का देखा, तो इसमें लिमिटिंग मेंबर आ रहा है, जब मैंने n2 की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दी तो वो आ रहा है 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया कि ये जो पूरी वेवलेंथ है वो 912 एंगस्ट्रॉम्स टू 1216 एंगस्ट्रॉम के बीच में पूरी लाइमन सीरीज मेरी लाई कर रही है। आपको जो विजिबल रेंज है, जो विजिबल रेंज है वो आपकी शुरू होती है 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम तक, इसमें राई करती है। तो अभी 3500 से तो बहुत छोटा है, 1216। तो ये पूरी अल्ट्रा वायलेट रीजन है। तो इसीलिए उस जो टेबल बनी थी ना कंक्लूजन वाली, उसमें अल्ट्रा वायलेट रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर। फिर आगे देखेंगे आप बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर ऑर्बिट 2 से ऊपर कहीं भी, n1 की वैल्यू 2 रहने वाली है, तो n1 की वैल्यू 2, अपर वाली कुछ भी। तो सबसे पहला मेंबर होगा वो ऑब्वियसली 2 से जस्ट नेक्स्ट कौन सा है, 3। तो जब 3 से 2 पे आएगा, मतलब n2 3 से 2 पे आएगा, तो उस केस में होगा। तो यहां से जब मैंने लैम्डा निकाला तो आ गया 36/5r। सॉल्व किया 6563 एंगस्ट्रॉम। नहीं जरूरत है याद करने की, लाइमन सीरीज के ही क्वेश्चंस याद करने के लिए पूछ सकता है, बाकी नहीं पूछता, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकंड मेंबर निकाला तो 3 से 2 हो गया, तो अब अगला कौन सा होगा, 3 से ऊपर 4, 4 से 2। तो जब 4 से 2 किया तो ये आ रहा है मेरे पास 4861। देखा 48, ये 6563 पहला मेंबर, दूसरा 4861। इसका लिमिटिंग देखेंगे तो वो और कम हो जाएगा। इसका लिमिटिंग आ रहा है 3646 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3500 एंगस्ट्रॉम से। अगर देखोगे तो इसकी रेंज है 3646 एंगस्ट्रॉम, और एग्जैक्टली कितनी है, 68 से 65 63। ये है भैया आपकी बाल्मर सीरीज। इस बाल्मर सीरीज में देखोगे तो विजिबल रेंज में इसका थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि 3500 एंगस्ट्रॉम से थोड़ा सा ज्यादा है 3646। तो इसमें जो भी आपकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में भी है, विजिबल के साथ साथ आपकी यूवी रीजन में भी है। तो थोड़ी सी तो यूवी है और बाकी विजिबल रीजन में। या अगर तुम देखो तो यहां पर यूवी थोड़ा सा दिख रहा है क्या, एग्जैक्ट अगर देखोगे तो एग्जैक्ट कितना था, 3500। तो 3500 में तो एग्जैक्टली नहीं आना चाहिए, तो पूरा विजिबल में ही आ जाएगा ये तो, क्योंकि विजिबल अपना हो रहा है 3500 से 7.5। हाँ, तो पूरा विजिबल में ही आ रहा है, यूवी में नहीं आ रहा, पूरा विजिबल में ही आ रहा है ये तो, पूरा विजिबल में ही आ रहा है ये।
ये यूवी में नहीं आ रहा है। कहाँ गया, यही था ना, हाँ। ये पूरा विजुअल में ही आ रहा है, क्योंकि इधर से 7,500 एंगस्ट्रॉम से कम है और इधर ये 3,500 से ज्यादा है, तो पूरा विजुअल में है, यूवी में नहीं है। आगे देखते हैं। जब पास्चन सीरीज की बात करेंगे तो पास्चन सीरीज में क्या है, n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 4 या 4 से ऊपर है, पहला मेंबर है तो 4 से 3 पे आएंगे, 4 से 3 पे डालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोई वैल्यू वेवलेंथ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता, ठीक है। सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से में, ऐसे याद रखो लाइमन वाल्मर पास्चन, तो इस तरीके से लाइमन वाल्मर पास्चन करोगे तो याद हो जाएगा। क्या हो गया भाई हाथों में, हीमोग्लोबिन तो कम हो ही गया है वैसे भी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, n1 की वैल्यू 3, n2 उससे ऊपर कुछ भी, ब्रैकेट में आ जाएंगे तो लाइमन वाल्मर पास्चन ब्रैकेट मतलब 4, n1 4 हो गया, n2 की वैल्यू 4 से ऊपर कुछ भी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है, लाइमन बाल्मर पास्चन लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फन, बस। तो ऐसे नंबरिंग से याद हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बस। ये देखो तो ये तो जैसे इसमें तुम अगर n2 की वैल्यू अगला, जैसे मेमोरी अगर इसका इनफाइनाइट डाल दो, लिमिट मेमोरी अगर निकाल लोगे तो लिमिट मेंबर निकालने पर ही ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाती है, सीधा इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है। बेस्ट 2 में मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखाया था, इंफ्रारेड रीजन में कितनी जा रही है। पीफंड सीरीज में n1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और n2 की वैल्यू इससे ऊपर, 5 से ऊपर जो भी डालोगे वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगी। इतना ही चैप्टर है, चैप्टर खत्म होता है। अब देखेंगे अपन एनसीईआरटी। तो यहाँ तक किसी के पेट में कोई दर्द है तो पूछ सकता है, तब तक अपन एनसीईआरटी की व्यवस्था करते हैं। हाँ जी, देखो भाई, एनसीईआरटी का जो पहला एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि रदरफोर्ड मॉडल, जो भी न्यूक्लियर ने जो भी न्यूक्लियस अरे यार क्या बोल रहा हूँ, एटम का जो भी रदरफोर्ड मॉडल, एटम का मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया, हाँ ये ग्रामर सही, एटम का जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया उसके हिसाब से बोल रहा है कि जो रेडियस है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर है, ऐसा रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से है। इज एनालॉगस टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट लाइक द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब ये कह रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, सेम एनालॉगस मतलब एकदम ऐसी ही घटना है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। जो न्यूक्लियस है वो सूरज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी है, समझ गए। तो कह रहा है कि अगर ऐसा तो मान लो, और तुम्हें मैं रेडियस दे देता हूं, सूरज से अर्थ पृथ्वी की दूरी और इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी, ये तो सारी डिस्टेंसेस अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, तो आप ये बताओगे यार कौन सा सिस्टम ज़्यादा डेंस है, इन सिस्टम को आपस में कंपेयर करो। तो आओ कंपेयर कर देते हैं, नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, अपन ने सिंपल एक काम किया कि अपन ने इनकी रेडियस कंपेयर कर ली, और साइज तो अपन को पता ही है इनके, रेडियस इन्होंने अपन को दे दी, और रेडियस जब अपन ने कंपेयर करी तो उसने बोला है कि रेडियस को कंपेयर किया तो 10⁻5 टाइम्स आ रहा है ये रेशियो। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की रेडियस और जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है, इनका जो रेशियो है वो 10⁻5 है। फिर इलेक्ट्रॉन की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो निकाल लिया, सेम रेशियो में निकालूंगा अर्थ की रेडियस और सूरज की रेडियस का। तो अर्थ और सूरज की रेडियस का अगर रेशियो निकाला जाए तो वो आ रहा है मेरे पास, कहाँ गया, निकाल रखा है नहीं निकाला, द इफ द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज अराउंड द सन वर 10⁻5 टाइम्स, हाँ तो ये 10⁻5 टाइम्स आ रही है ये भी। तो बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट जो होनी चाहिए, दिस इज द मोर देन 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एक्चुअल ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो रेशियोज निकाले गए, ये रेशियो में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इस सिस्टम की जो रेडियस का रेशियो आ रहा है वो सूरज और प्लस अर्थ, इन दोनों की रेडियस के रेशियो जो आ रहा है वो उससे 100 गुना है, मतलब अर्थ की रेडियस ऑर्बिटल रेडियस के 100 गुना है। तो वो बोल रहा है कि यार अगर ऐसा माना जाए कि अगर इस तरीके से सोचा जाए कि तो जो एटम है,
एटम के पास ज्यादा हिस्सा खाली है बजाय अर्थ और सूरज के सिस्टम के। मतलब अगर अर्थ और सन को एक सिस्टम माना जाए, इनके बीच का अगर हिस्सा कंपेयर किया जाए इनके वॉल्यूम के हिसाब से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के, तो जो एम्प्टी हिस्सा है वो एटम के पास ज़्यादा है। अपने जो सोलर सिस्टम है उसके पास एटम के कंपैरिजन में वो थोड़ा सॉलिड टाइप का बिहेव करेगा। बस ये इसने ज़बरदस्ती का एक एक कंपैरिजन करके दिमाग को चलाने के लिए दिया है। ये वैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा है नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि इन ग्रेगर मर्टसन एक्सपेरिमेंट, जीजर है मर्टसन एक्सपेरिमेंट, मतलब वो रदरफोर्ड वाला अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्शन का। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियाई ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली रेस्ट एंड रिवर्स इस डायरेक्शन। सुनिए मित्र, ये क्वेश्चन पहली बात तो है नहीं इस चैप्टर का, मतलब है तो इसी चैप्टर का। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। मार्क क्यों कर रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन अपन ने किया था कि जैसे अगर एक ये चार्ज है, इसकी तरफ एक दूसरे चार्ज को फेंक के मारा जाए, ये वाला चार्ज फिक्स है, इस चार्ज को अगर इन्फिनिटी से फेंका जाए तो ये इसके पास तक कहाँ तक आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की ये आर, वो पूछता है कि आखिर आर कितना है, तो फेंका इन्फिनिटी से। अब सर आपने ये ई और जेड ही क्यों माने? तो देखो भाई, इसके पीछे का भी लॉजिक है। ई मैंने इसलिए माना क्योंकि तुम फेक इलेक्ट्रॉन को रहे, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर रहे थे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल का कर रहे थे, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो जाएगा 2e। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हो गया 2e। जो न्यूक्लियस है, जो गोल्ड के ऊपर आप कर रहे थे, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो भी होगा जेड, उसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके न्यूक्लियस का चार्ज आ गया। तो अपन ने 2e चार्ज को जेड ई पे फेंक के मारा है। अब ये ऐसा है कि इसकी स्पीड v है, जब इन्फिनिटी से फेंका तब इसकी स्पीड v थी, जब ये r डिस्टेंस पे आया तब तो रेस्ट पे आ गया होगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? 0। अब क्या करना है कि अपन को याद रखना है कि इन्फिनिटी और इस पॉइंट p इनके बीच में है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अपन को लगाना है u प्लस के, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एट इन्फिनिटी, u प्लस के और p के बीच में अपन ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। इसके हिसाब से देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे तो जीरो ही होती है। फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो अपन ने सिर्फ फेंका ही है उसको, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। यहां पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, फिर पोटेंशियल बची, दैट इज के की वैल्यू को के मत रखो, ये रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2e इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 सॉरी आर स्क्वायर नहीं, आर होगा के Q1 Q2 बाई आर। तो यहां से मेरे पास आर आ जाएगा 2, देखो ये 4, ये 2 और ये 4, ये सब कट गए, ये 2 इधर आएगा, 4 4 कट गया, तो तुम्हारे पास ऊपर बचेगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर आर, ए आर तो मैं इधर ले गया, डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसको मान लो कोई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिखना चाहे, वो भी लिख सकता है। देखो कैसे, उसके लिए ये जो आर है दैट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो मिनिमम डिस्टेंस की अप्रोच हो जाएगी, की डिस्टेंस हो जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, कैसे भी या इनको याद रख लो तो भी ठीक है, वरना क्वेश्चन तो अपन ने कर ही रखा है पहले भी, तो इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है आपसे। बाकी आप समझ गए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व तो कर लेंगे, तुम कहाँ गए? हाँ, चलो, तो ये वो क्वेश्चन था। तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना चाह रहा था वो, तो उसने फॉर्मूला तो देखो इसका वही आया, d इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसने काटा नहीं है, और k मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो सॉल्व करके जब इसने वैल्यू निकाली है तो वो डी आ गया तुम्हारे पास 3.84 इंटू 10⁻⁻6 जेड एम। ओके मित्र, जेड मतलब गोल्ड का 79 है ना, तो वो बाद में 79 रख देना। चलिए भाई, फिर उसके बाद अगला कोई, हाँ यही है भाई अगला इलस्ट्रेशन। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into proton and neutron, proton and electron। इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी अपन को पता चल गई। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। बहुत आसान, हमें एनर्जी अपन ने ऑलरेडी फॉर्मूला अपन ने निकाल ही रखा है, तो जूल में निकालना है तो जूल में निकाल लो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन ने जूल में कन्वर्ट कर लिया, एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, तो ये आ जाएगा 1/8 ई स्क्वायर 8πε0 इंटू आर। इसको सॉल्व कर लिया, मतलब इसकी वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में। अब रेडियस निकालनी है, तो रेडियस के लिए ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आर को इधर ले जाओ, बाकी टर्म को इधर ले आओ, सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा। एनर्जी का जो फॉर्मूला याद किया है, एनर्जी के फॉर्मूले में बस इसको नीचे ले आओ और आर को इधर ले जाओ, तो यहाँ से सीधा आर आ जाएगा। इसमें कोई अपने को महान काम नहीं करना है, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। डन डन डन, कोई डाउट है तो पूछो भाई। नो सर, ठीक है। फिर दूसरे वाले पार्ट में इसने पूछा कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस, वो तो अपन ने निकाल ली। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आप चाहें तो एनर्जी अपन ने जो निकाला है, ये E अपॉन अंडर रूट 4π/kmr, ये फॉर्मूला अपन ने, इसने इस तरीके से नहीं निकाला, ये एनर्जी के टर्म में फॉर्मूला लिखना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अगर घूम रहा है तो जो आपने mvr इज इक्वल टू nh/2π है, उससे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने तो सारा डेरिवेशन उसी से किया है, उससे करने की जरूरत नहीं। इसको डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी से कर लिया है इसने, और ये तरीका मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन या E अपॉन अंडर रूट 4πε0 m इंटू आर। मास से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। ये आया कहाँ से होगा, कोई बता सकता है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा, कोई बता सकता है? वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी कैसे निकाली होगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम ही है बस। सर ये तो आपने क्लास में कराया है, 1/, अरे अब क्या हो गया, ये तो मैंने क्लास में करा रखा है, 1/4πε0 ई स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r। इससे मर गया, v हो गया mv² हो गया E² अपॉन 4πε0 r, और ये mv² है, तो v हो जाएगा मेरे पास E अपॉन अंडर रूट 4πε0 mv, नीचे ले आया r। गौर से देख, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है उधर पड़ोस में, कहाँ गया, है ना। ये फॉर्मूले इस्तेमाल तब हुए हैं जब हमें बोहर के पोस्टुलेट पता नहीं है। तो जो हमने फॉर्मूले याद किए हैं वो फॉर्मूले ध्यान रखना हमने क्या सोच के याद किए हैं। हमें बोहर के सारे पोस्टुलेट पता है, उसके बाद हमने ड्राइव किए हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला गेम खेल रहा है हमारे साथ, ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले गेम में अपन स्ट्रॉन्ग है, बस ये ध्यान रखना। चमक गई बात, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मेरे पास ये क्वेश्चन है 12.4। क्या कह रहा है, खुल जा भाई, रुक जा, हाँ।
According to classical electromagnetic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by the electron revolving around a proton in hydrogen atom. सिंपल है, स्पीड आप ऑलरेडी रेडियस और स्पीड आप पीछे निकाल चुके हैं। रेडियस और स्पीड पता है तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई महान काम नहीं करना। टाइम पीरियड होता है 2πr/v, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसका अपोजिट, दैट इज v/2πr। v आपको पता है, r आपको पता है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। मैंने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी पहले निकाली थी, उस केस में v और r मैंने बोहर पॉस्टुलेट्स के इस्तेमाल किए थे, जो भी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कशन कर रहे थे। ये अच्छा, ये देखो तीनों पॉस्टुलेट एनसीईआरटी में भी दिए हैं। बोहर्स फर्स्ट पॉस्टुलेट, बोहर सेकंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट थ्योरी में पूछे जाते हैं, इसकी वजह से इन्होंने अच्छे से दे भी रखे हैं। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे उनको कनेक्ट करके डेरिवेशन सारे करा रखे हैं, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए। इसमें से अब कुछ बचा नहीं है आपको पर नया कुछ बताने लायक। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो, अच्छा समरी में आ गए अब तो मतलब अब तो एग्जाम्पल ही बचेंगे या नीचे क्वेश्चन ही बचेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन निपटा लिए जाएं। आओ भाई, क्वेश्चन की बातें करें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तो सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके मुझे बता दो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप सारे क्वेश्चंस कर दोगे। मैं आराम से बैठता हूँ, थक गया भाई मैं तो। चलो करते हैं। तो पहले वाले में जो मुझे लग रहा है क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज, और क्या ऑप्शन है सर? अच्छा, और फिर दूसरे में क्या आ जाएगा? अच्छा, तीन है ना अपने पास, तीन में से कोई एक ही चूज करना है। ओके ओके, हाँ तो ये तो सेम ही रहता है, सेम ऑर्डर में ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो डिफरेंट फ्रॉम। तो पहले का आंसर हो गया नो डिफरेंट फ्रॉम, टिक मार लो भाई। अपनी अपनी कॉपी निकाल लो और सॉल्व करते जाओ, वहीं पे टिक मारते जाओ। चलो भाई, दूसरे वाले में आ जाते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्या, अच्छा किस मॉडल के इलेक्ट्रॉन में है ना, आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वाई इन इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। इनमें से किसके में स्टेबल है और किसके में स्टेबल नहीं है? तो थॉमसन के मॉडल में स्टेबल में थी, रदरफोर्ड के मॉडल में स्टेबल में नहीं थी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सही, ये तो सीक्वेंस में दिए हैं सही, ये तो सही सीक्वेंस में दिए। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, वाइल इन रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस द नेट फोर्स। तो ये तो सही ऑर्डर में दिए हैं, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन तीसरे वाले में, ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन इज डूम्ड टू कोलैप्स। अच्छा, ये रोनित ये वो बच्चा ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, गॉट इट, कि किसमें वो जाके गिर जाता है, थॉमसन मॉडल में या दूसरा ऑप्शन क्या है, और रदरफोर्ड में। तो रदरफोर्ड में गिर जाता है वो तो इसका आंसर रदरफोर्ड होना चाहिए। और क्लासिकल एटम, क्योंकि उसने तो वो अजम्पशन ही नहीं माना ना, तो उसके हिसाब से तो गिर ही जाएगा। हाँ, तो उसके हिसाब से तो गिर ही जाएगा रदरफोर्ड के साथ। हम्म। फिर आ जाओ भैया, चौथे में क्या है, द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ, अच्छा एनर्जी मास डिस्ट्रीब्यूशन किस में, बट हैज़ अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मॉडल? तो थॉमसन और रदरफोर्ड में देखा जाए तो लाइन वाइज ही है क्या? क्या लिखा है पहले थॉमसन, हाँ सही बात है, पहले थॉमसन और बाद में रदरफोर्ड। चलो भाई, क्योंकि ना नॉन यूनिफॉर्म तो हाईली नॉन यूनिफॉर्म तो रदरफोर्ड वाला ही था, तो ये भी सेम सीक्वेंस में दिए हैं, बहुत अच्छे। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड में या फिर बोथ में। तो दोनों मॉडल यही बात बोलते थे, तो दोनों ही इसके लिए, तो आंसर तो बोथ हो जाएगा। तो ये पांचों तो हो गए सॉल्व।
कांग्रेचुलेशन। अब भाई आए अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्या कह रहा है? सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन पीस ऑफ गोल्ड फॉइल। हाइड्रोजन इज अ सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन। ठीक है, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? पर चलो भैया, क्या एक्सपेक्ट करोगे अगर हाइड्रोजन एटम के हिसाब से होगा तो? ध्यान रखना कुछ चेंज हो गया है। क्या सेम क्या है? हाइड पहले, हाँ बेटा, अंतर हो गया। क्या होगा? बताओ बताओ, थोड़ा सा ही तो सोचना है। अरे कुछ बाउंस बैक नहीं करेगा यार। ये कह रहा है कि इधर आ जाता है। ये कह रहा है कि यार पहले इतनी सी जगह थी, इसमें से आराम से एक हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल जा रहा था। अब तुमने हाइड्रोजन रख दिया। हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब 2e4m। अब तुमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, जगह उतनी है, ई और एम, तो छोटू सा हो गया ना यार पहले के कंपैरिजन में। सीधा निकल लेगा, सीधा चुपचाप। हाँ, तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना बस। ओके, चलो। तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, तो बाउंस बैक भी नहीं होने वाला। बस इसका यही आंसर लिख देना है कि सारे के सारे मोस्टली पार्टिकल साइज कम होने की वजह से सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि इनका साइज अल्फा पार्टिकल से बहुत छोटा है हाइड्रोजन का। गॉट इट? चलिए भाई, फिर अगला क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? अभी दिखाते हैं। कहाँ गया भाई? आओ आओ, आ जाओ। हाँ, हमने कहाँ तक निपटा लिए हैं? दो क्वेश्चन तक तो निपटा लिए। बस 9 ही क्वेश्चन है, अभी निपटा देंगे ना तो। दो में से दो तो हो ही गए, तीसरा पे भी हो ही जाएगा। चलो भाई, मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरा है द डिफरेंस ऑफ 2.3 ईवी। ठीक है, separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from upper? अरे भाई, ये क्वेश्चन को तो बिना देखे भी अपन कर सकते हैं। हाँ या ना? यस सर। बता, अगर याद है तो। अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव में तो खैर अलग तरीके से ही सोचना है, तो सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे वो अपन को देखना है। चलो, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। डेटा तो मेरे पास तो इधर लिखा है, द डिफरेंस ऑफ 2.3 ईवी सेपरेट से टू एनर्जी लेवल। तो अपन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में से ट्रांजिट कराना है। तो सबसे पहला काम तो अपन को ये करना है कि भैया एनर्जी है 2.3 ईवी। अब देखो यार, अपन ने अपनी सहूलियत के लिए तो सारी चीज़ें अज्यूम करी थी, लेकिन अब रायता फैल चुका है। तो मुझे तो नहीं पता कि कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू मैं एग्जैक्टली बता ही देता हूँ, मेरे पास लिखी है। ये सॉल्व होके आएगा आपका 3.68 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, समय की बर्बादी बचाते हुए ऐसा अपन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि ये डिफरेंस है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। द व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द एटम मेक्स इन ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल। अपर लेवल या फिर टॉप मोस्ट लेवल, मतलब हाईएस्ट लेवल, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? क्योंकि इसने अपर लेवल बोला है ना, तो अपर लेवल तो मेरे पास, मुझे दूसरा लेवल तो पता ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए इनफाइनाइट ही रहेगा, और क्या है। और अगर इनफाइनाइट है तो n2 इज इनफाइनाइट, n1 की वैल्यू n ही पूछा है उसने, n तो नहीं पूछा। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता लोअर लेवल क्या है।
तो फिर मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं? फिर तो मुझे सीधा एनर्जी पता ही है ना रेडिएशन की, फिर मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं? फिर तो मैं सीधा ही यही इसका इस्तेमाल कर दूंगा। जब मुझे एनर्जी की बात ही करनी है तो न्यू इज इक्वल टू सीधा ई बाई एच लगा के काम खत्म करूंगा। 3.68 इंटू टेन टू पावर माइनस 19, एच की वैल्यू 6.62 इंटू टेन टू पावर माइनस 34। ये सॉल्व होके कितना आएगी भाई? सॉल्व करते हैं, रुको। ये आ जाएगी सॉल्व होके मित्र 3.68 डिवाइडेड बाई 6.62। इट इज़ 0.55 इंटू, ये हो जाएगी आपके पास 15 इंटू टेन टू पावर 15 हर्ट्स। ये आ जाएगी सिंपल। आंसर क्या है इसका? रुको बताते हैं। आंसर इसका है 5.6 इंटू टेन टू पावर 14। हाँ सही है। अपना अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट, मतलब और आगे करोगे तो 0.555 आ जाएगा। तो 5.55 इंटू टेन टू पावर 14 हर्ट्स, ऐसा लिख लो। एक ही बात है। बहुत बढ़िया। आप लोग छापना चाहते हैं या समझ गए? छाप लो फिर। मतलब कोई ऐसा महान काम नहीं है इन क्वेश्चंस में। अपन को बस एपीआई समझना है, लैंग्वेज ही समझनी है। और लैंग्वेज समझने में जैसे इसमें उसने बोला अपर टू लोअर, ना अपर का डिस्कशन किया ना लोअर का डिस्कशन किया। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि यार अपर में मैक्सिमम कितना इनफाइनाइट, लोअर में मैक्सिमम कितना ग्राउंड। अब फॉर्मूले में तो डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर उसमें n1 की वैल्यू डालूंगा तो उससे लैम्डा निकाल के वापस से लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। एनर्जी डायरेक्टली दे दी उसने मुझे कि अपर से लोअर आने में एनर्जी इतनी बाहर निकली। तो अगर एनर्जी पता है तो बस तो मुझे फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू लगा के मेरा काम हो गया। ओके, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं पहले, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। 12.4 ऐसा कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हाइड्रोजन एटम की -13.6 ईवी है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो जैसा कि अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी अपने को जो होती है वो मेरे पास माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मुझे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी दे रखी है माइनस का 13.6 ईवी। बैटरी खत्म हो गई है दोस्त। आई होप अभी आ गई होगी। बैटरी खत्म हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, वो दो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक तो वैष्णव और एक वो क्रिश। तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट क्या बोल रहा हूँ, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो हो जाएगा -2 इंटू 13.6। तो आंसर हो जाएगा तो के 12 37.2 ईवी, बट इन निगेटिव। ठीक है। तो ये कहानी हो गई। बस इतना सा करना था इसमें। और ये अभी मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको बता ही दिया था कि ये इनमें रिलेशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रही थी। ठीक है। ये ईशान क्या कह रहा है? सर न्यूक्लियाई के नोट्स भी भेज देना प्लीज। अच्छा, लिखने की हिम्मत नहीं है? चलो करते हैं कुछ जुगाड़। न्यूक्लियाई के भी नोट्स चाहिए। आइए। अरे ये तो यहीं है, हम तो गए ही नहीं। कितना होगा? छब अरे 27, अरे यार।
प्रिंटिंग एरर 27.2। अब सही है। अब हमें कहाँ जाना था? अब हमको जाना था यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, हम पीडीएफ देख रहे थे कुछ। यस, चलिए, ये हो गया 12.4। 5 ट्राई करो। A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excited it to n is equal to 4. Determine the wavelength and the frequency of photon. ये घटिया क्वेश्चन है यार। ग्राउंड स्टेट है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। मतलब 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 की वैल्यू, ये था फॉर्मूला। n1 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट 1 है, n2 की वैल्यू कितनी दे दी है 4। बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। सीधा लैम्डा आ गया यहाँ से, तो हो जाएगा ये 16, ऊपर बचेगा 15/16 1/λ, तो वेवलेंथ हो गया 16/15 λ, 16/15 r। और बिल्कुल सही, एकदम सही बात बोली। 911 एंगस्ट्रॉम होता है, एकदम सही बात बोली। 1/रेडबर्ग कांस्टेंट। या जो लोग लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, 10.96 इंटू 10⁻⁶। या जो तुमने ये नॉर्मल जो बच्चा बोल रहा है वो वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं कि 16/15 1/r की वैल्यू सीधी सर 911 एंगस्ट्रॉम डाल दो, सीधा सर क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इससे जो भी सॉल्व हो के आए, वेवलेंथ आ गई। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास c/λ। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई दिस लैम्डा। यहाँ से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना लैम्डा मीटर में रखना। एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 जरूर लिख देना, तो आंसर तुम्हारा यहाँ से हर्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना लैम्डा, यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो इन मीटर आएगा। आप इतना कर लेंगे? तुम कर लोगे, लेकिन जो वीडियो देखेंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। मैं कर देता हूँ। 16, मौत आ जाएगी। 16/15 इंटू 911। ऐसा लग रहा है अमेरिका में बैठे हैं। 911 971.73 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे डाल देंगे तो हो जाएगा, चलो प्रभु, हाँ, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 971.73 इंटू 10⁻⁻10। तो 3 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 971.73, तो ये बन जाएगा। पूछो यार। अच्छा 15 नहीं किया क्या? नहीं किया यार। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये तो मैंने सही कैलकुलेट किया है इधर। हाँ, वो तो सही कैलकुलेट किया है। तो ये हो गया 0.003, 0.003 इंटू, वैसे पूरा लिख देते हैं, 308 इंटू 10⁻10 और 8 18, ये हो जाएगा। मतलब 3 इधर बढ़ा दो तो 2, 3 2 5, तो मतलब 308 हो गया। 13 5 18, मतलब 10⁻13 हर्ट्ज। इस तरीके का आंसर आएगा। 308 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, ये आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब जो ये तुम्हारा 971 जो 971.73 आ रहा है, वो हो सकता है कि तुम्हारा जब तुम राउंड ऑफ करो तो तुम्हें 97 दिखे या 970 दिखे, तो इतना दिखेगा, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों ही सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके ओके। चलो, इससे ये समझ में आता है कि जो सेल हैं वो अपने
अपन ने 9 बजे क्लास चालू करी थी और ये सेल 10 मतलब सवा घंटे चले हैं। खराब हो गया। हाँ सेल तो बहुत करीबन 10 साल पुराने हैं ये, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिचार्जेबल सेल। बहुत साल कितने टाइम से रिकॉर्डिंग करते हो? वो कैमरा की फ्लैश में यूज़ करता था। हम्म। तो यूट्यूब पे भी डालो अपने चैनल को। क्या? 11th की तो वन शॉट। हाँ मैं उस पर चालू करूँगा अभी, मतलब काम उस पर चल रहा है। बहुत काम आएंगे सर हमारे जेई वाले वन शॉट। जेई वाले भी आएंगे, नीट वाले भी आएंगे और बोर्ड वाले भी आएंगे, सब आएंगे उस पर। अभी मैं बीमार हो गया हूँ, थैंक यू इस सर। चक्कर में हो नहीं पा रहा है। हाँ जी। सर अभी ठीक है तो फिर अभी तो ठीक लग रही है, फीवर अभी शाम को आया। भाई यार भाई भी लगा देंगे चलो, तो भी तो आप आगे। लोग अपनी एनसीईआरटी में तो देख ही रहे होंगे। मैं तो हाँ अपने इधर आईपैड में देख ले रहा हूँ क्वेश्चन। वापस आके अपन आपको दिखा देते हैं एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन है, यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन द n इज इक्वल टू 1 2 3 लेवल, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल। तो ऑर्बिटल पीरियड मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब v पूछ रहा है। तो तुमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुमने ऑलरेडी निकाल चुके हो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर तुमको याद हो तो तुमने, ये देखो ये टिक 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 टिक, कहाँ निकाली थी भाई, ये गया। ये अपन ने फॉर्मूला निकाल रखा है, ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। बस इसमें वैल्यू डालनी है। तो ये हो गया ई स्क्वायर अपॉन 2 NH एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई स्पीड। एन की वैल्यू 1 डाल दो तो पहली ऑर्बिट में स्पीड आ जाएगी, दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट। एन की वैल्यू 2 डाल दोगे तो दूसरे ऑर्बिट में आ गई ई स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट। एन की वैल्यू 3 डाल दोगे तो वी तीसरे ऑर्बिट में आ गई। क्या घटिया क्वेश्चन नहीं है। 2H एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 डाल दो और यहाँ पे डाल दो 3। ठीक है। अब ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल। एच की वैल्यू हो गई, ई हो गई, अपसिलन नॉट होता है 8.87 इंटू, कितना था अपसिलन नॉट की वैल्यू क्या थी? अपसिलन नॉट की वैल्यू याद दिलाओ मुझे, मैं भूल गया। 8.8, हाँ 8 -12। हाँ पाई की टर्म में करके सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब इसको अगर ऐसा सॉल्व कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ तो अपसिलन नॉट अगर यहाँ से निकाल लोगे तो रख दोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। सब में ए V1 पता कर लो, 2 से डिवाइड कर देना, उसे 3 से डिवाइड कर लेना, तीनों का पता चल जाएगा। फिर बात कर, हाँ और इसमें वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 2πr/v होता है, खत्म। ठीक, इसका एक और तरीका बताता हूँ। 2πr/v है ना, तुमने पढ़ रखा था mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, इसमें से अगर तुम v/r निकालोगे, इसमें से एक को एलिमिनेट मार दो, तो या तो v/r की वैल्यू करके सॉल्व भी ये अपन ने पहले सॉल्व कर रखा है, वो सीधा फॉर्मूला ले आओ। जो अपन ने इसको ऑलरेडी ड्राइव कर रखा है वो सीधा ही फॉर्मूला ले आओ, तो टेंशन ही खत्म। पाई में कन्वर्ट करके इजी है। m e⁻⁴ 4 अपसिलन नॉट स्क्वायर H² n³ ये फॉर्मूला डाल के उधर चिपका दो। कहो तो मैं इसको कॉपी करके ले चलूँ उधर, ले चलूँ? ये तो गंदी बात हो गई, कैसे लेके जाएंगे? मूव करेंगे? नहीं यार, सिलेक्शन, इसमें सिलेक्शन का, नहीं 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 यार, इसमें कुछ तो जुगाड़ होगी, कुछ जुगाड़ पता होनी चाहिए ना। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होता क्या इसमें? कुछ तो होना चाहिए।
क्लोन, मूव टू, क्लोन करें? ये तो यहीं क्लोन कर दिया इसने, और और यहाँ से इसको मूव कर देते हैं अपन इस पेज पे, और बोल रहा है सक्सेसफुली मूव हो गया, हो भी गया। ठीक है, ये गया भाई फॉर्मूला, काम खत्म। इस फॉर्मूले में जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, रंग भी तो लाल बदल करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो है m e⁴ डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब। इसमें बस वैल्यू चिपकानी है, तो वैल्यू चिपकाते जाओ, आंसर निकालते जाओ, तो इजी रहेगा। यस, हाँ, एप्सिलॉन नॉट को पाई की टर्म में कन्वर्ट करके करना तो इजी रहेगा। ओके, चलो भाई, मतलब कैलकुलेशन गंदी ही रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मतलब गलत ही आनी है। बोल सकते हो। मतलब गंदी ही कैलकुलेशन आएगी, इन शॉर्ट बात ये है। अगला क्वेश्चन तो क्या है? आपके पास वेलोसिटी के आंसर पड़े? आंसर वेलोसिटी के मैं लिख देता हूँ, रुको, पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं। मैं सारे आंसर लिख देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन कौन सा है अपना? 12 पॉइंट, इसमें इसने की दो चीज़ें पूछी है ना, हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 2 3 और ऑर्बिटल पीरियड। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 4 पाई, सॉरी 4 पाई क्यों लिख रहा हूँ, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब n क्यूब डिवाइडेड बाई m e⁴ ये करना पड़ेगा। तो भैया सुनो, इसका जो पहला है ए पार्ट, उसका आंसर है जो उसने फ्रीक्वेंसी से जो उसने बात कर रखी है स्पीड से संबंधित। तो स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 2.18 इंटू 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 में जस्ट आधी हो जाएगी, और क्या है। n इज इक्वल टू 2 में यही स्पीड आ रही है 1.09 इंटू 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, n इज इक्वल टू 3 में 3 से डिवाइड कर दो बस, तो ये आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे एग्जैक्ट आएगा 7.27 इंटू 10⁻⁵मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गए आंसर भाई, जिन्हें आंसर चाहिए थे। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में फ्रीक्वेंसी है, सॉरी टाइम पीरियड है T1, पहली ऑर्बिट का आ रहा है 1.527 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। दूसरी ऑर्बिट का आ रहा है 1.22 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। T3 आ रहा है, कहाँ गया भाई T3, 4.12 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड। आंसर थोड़े गंदे से हैं, लोड मत लेना जीवन में बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भेजना होता है। बिल्कुल ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडियाई ऑफ द इन, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जनरली इस तरीके की गंदी कैलकुलेशन के एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं। लिख लो बस इनको, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। लिख लो लिख लो। चलें। मैंने तो देख लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12.7, द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट आर द रेडियस ऑफ n इज इक्वल टू 2 एंड 3 ऑर्बिट। देखो यार, इसमें कुछ नहीं करना। तुमको उसने पहली ऑर्बिट की एनर्जी एनर्जी बोल रहे हैं, पहली ऑर्बिट की तुम्हें रेडियस दे दी, तो R1 तुमको क्वेश्चन में गिवन है। तुमसे R2 और R3 पूछा गया है। इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। तुमको ये पता है कि जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होती है, ये बता दिया। अब तुमको R1 अपॉन R2 की बात करोगे तो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर करोगे। तुमको R2 अगर निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास रेडियस हो जाएगी N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। R2 पूछा है ना, तो N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इंटू R1। बात खत्म। अब इसमें जो भी पूछता जाए N1 N2 की वैल्यू चेंज करते जाओ, क्वेश्चन होते जाएंगे। क्वेश्चन यही है कि मैं कुछ गलत समझ गया। द रेडियाई ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मतलब R1 दिया है। व्हाट द रेडियाई ऑफ आउटर ऑर्बिट, हाँ ठीक है। तो जो रेडियस में है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शन लाएगी। तो जैसे मुझसे R2 पूछा है तो R2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 डाल दो, इसकी वैल्यू 1 डाल दो, ऑफ R1। R1 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर हो जाएगा 4R1। सिमिलरली तुमसे कोई R3 पूछे तो तुम क्या करोगे, R3 इज इक्वल टू N3 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में तो बस इतना ही देखना है मुझे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू R1, R1 का स्क्वायर नहीं R1। तो R3 हो जाएगा मेरे पास 9R1। दैट्स इट। मतलब तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि R1 इज टू R2 इज टू R3 इज टू R4, ये जो रेशियो होगा वो रेशियो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरीके से चल रहा होगा। समझ गए बात को? ये पॉइंट समझ में आ गया? एक बार बताओ मुझे देख के, इस पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो बताओ। तब तक इसको चार्जिंग पे लगा दिया जाए। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आवाज आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हिलो हिलो। ठीक है। तो ये अपना हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर? 12.7। 12.8 कह रहा है ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। भाई साहब, इस एनर्जी में कौन सी वेवलेंथ की सीरीज या कौन सी सीरीज की वेवलेंथ यहां से एमिट होंगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, ये भी कर लेते हैं। तो वैसे एनर्जी दे रखी तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी सीरीज से कौन सी सीरीज में लाने पे होंगी, तो तुम्हें एनर्जी लेवल, अरे लाइमन से पार्लियामेंट में है क्या? 13.6 से दूसरे का डिफरेंस 12.5 होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जरा दिमाग लगा के सोचो। वन पॉइंट वन किसी का आता है क्या?
अच्छा, 1.54 आता है, 1.1 किसी का नहीं आता है। तो इसका मतलब है मिड में लाई कर रही है। मिड में लाई कर रही है तो अपन को भाई पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, अपने पास इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो भारी काम हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करना तो। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही एकमात्र सोल्यूशन है इसका। इसको सोचने का तरीका वही हो सकता है। तो ये तो लेकिन क्वेश्चन बहुत भारी हो जाएगा यार सॉल्व करने के लिए भी बच्चों के। अब सोचो ना, 12.5 ईवी इलेक्ट्रॉन बीम को तुम अगर इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अगर बस ये चेक करना है, तुम्हें तुम्हें सिर्फ ये चेक करना है। यही क्वेश्चन अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आता ना, तो ये एनर्जी गैप इतना प्यारा दिया होता कि तुमको पता चल जाता तुरंत देख के कि कौन सी से किस में घटाने पे कौन सी ऑर्बिट में कौन सी शेल में आया है। अब 12.5 तो मतलब इसमें अगर मान लो -13.6 अगर ऐड भी करेंगे तो कितना हो रहा है? 1.1। 1.1 तो किसी का गैप ही नहीं है। 1.1 है क्या किसी का गैप? 1.1 तो किसी का गैप बन ही नहीं रहा है। वही ना। तो इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई इलाज है नहीं। और एक कैलकुलेशन इसकी बहुत लंबी जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको ना इसका सिंपल फाइनल आंसर लिख के बता देता हूँ, कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, ताकि तुम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे इस चैप्टर को पढ़ने का। क्योंकि जब तक इसकी थ्योरी चल रही थी तब तक तो बड़ा मजा आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर से मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मेरे पास इसके जो बोलना चाहिए रिजल्ट लिखे हुए हैं, मैं वो रिजल्ट ही सीधा लिख देता हूँ। ठीक। चलो। तो मुझे एक तो समझ में आ रहा है कि जो तुम्हें बताना चाहिए वो एक तो ये बता देना चाहिए कि लाइमन सीरीज में वेवलेंथ कितनी आ रही है। ठीक है। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ तुम्हारी कितनी आ रही है, तुमने निकाल रखी है क्या? और अगर 2 से 1 पे अगर मानूं मैं, तो इस हिसाब से भी तुम्हें कैलकुलेशन कोई कम करने कोई ऑप्शन है क्या? ये तो आसान क्वेश्चन है। जो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है पहले वो करके खत्म करते हैं। कहाँ गया? इसका जो 12.9 है पहले उसको पढ़ के खत्म करते हैं। ये कह रहा है कि बोर मॉडल को अज्यूम करते हुए क्वांटम नंबर पता कर लीजिए जहाँ पे अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है सूर्य के चारों तरफ, रेडियस दे रखी है, स्पीड दे रखी है, और अपन को मास दे रखा है। एम वी आर अपन को सब कुछ पता है, और वो मुझे सिर्फ क्वांटम नंबर चाह रहा है मेरे से। मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई में मुझसे एन चाह रहा है। बाकी सब दे रखा है उसने। दैट इज एम वी आर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई एच। अर्थ का मास दे रखा है, कितना दिया है मैं वापस से देख लेता हूँ। अर्थ का मास मुझे इस क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 6 × 10⁻²4। 6 × 10⁻²4। एंड ऑर्बिटल स्पीड दी है 3 × 10⁻⁴। रेडियस दी है मुझे, ऑर्बिटल रेडियस 3 × 10⁻⁴। नहीं, नहीं, वी कितना दिया था? ये ऑर्बिटल स्पीड 3 × 10⁻⁴। रेडियस इज 1.5। ओके। रेडियस इज 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 × पाई की वैल्यू 3.14 चिपका देंगे, डिवाइडेड बाई, और नीचे एच की वैल्यू डालनी है। एच की तो पता ही है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻34।
सॉल्व होके ये n की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.6 इंटू 10⁻⁴। ये भाई ये क्वांटम नंबर हो जाएगा इस लास्ट क्वेश्चन के लिए। अब इसका बचा, लिख लो इसको, इसको तो लिख लो, इजी है तो, ताकि इस जो इससे पहले वाला है उसका अपन अभी लिख के उसको भी सॉल्व कराते हैं। कराना तो पड़ेगा ही, कैलकुलेशन लंबी है तो क्या हुआ। चलिए भाई, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी निपटा लेते हैं। वो क्वेश्चन ये था, कहाँ गया भाई, आजा 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 आजा। वो क्वेश्चन ये था कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ द वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो इसको करने का सही तरीका ये हो सकता है कि एक तो पहले मैं आइडिया ले लूँ कि आखिर ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप पहले ये समझ लीजिए कि किन सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके बात करेगा। कैलकुलेशन तो इसकी बहुत लंबी होने वाली है, तो अपन कैलकुलेशन पे बाद में जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि मैं डर रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन करने से, आप समझ सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी ही जाएगी और क्लीन करना तो पड़ेगा। आओ देखो, तो ये है एनर्जी जो आपने इलेक्ट्रॉन को दी है, वो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गैसेस स्टेट के हाइड्रोजन में मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में ही घूम रहा है, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब n इज इक्वल टू 1 में अगर घूम रहा है तो इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से कूद के आगे कहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। ये एनर्जी E मिलने के बाद जो ये ग्राउंड स्टेट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का एटम है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये पता कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि भैया यहाँ की जो एनर्जी इस लेवल की वो होती है -13.6 EV। अब तुमने और एक्स्ट्रा कितनी दे दी, तो भैया तुमने इसको जो एनर्जी दे दी वो दे दी -13.6, तो इसके पास ऑलरेडी थी जो ग्राउंड में था, और प्लस तुमने 12.5 और दे दी, तो प्लस 12.5 EV। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1.1 माइनस का 1.1 EV, इतनी एनर्जी लेके ये निकल लेगा। अब ये एनर्जी लेवल कहाँ पर है, तो ये एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो समझ जाओगे। ये एनर्जी लेवल आपने जैसे कि अभी जो आपने ये पिछले की सीरीज अगर आपको याद हो जो मैंने अभी बनाई थी, कहाँ गई ये तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरीज है, पता मुझे। अब ये कहाँ से कहाँ आएगा इसको समझ लेते हैं। तो इसके पास जो पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जी लेके जो 12.5 एनर्जी है, 12.5 है, कितनी है 12.5 ही दिया आई थिंक, 12.5 है, तो -13.6 से 12.5 मतलब 1.1 EV हो गया। 1.1 EV के आसपास जो इसके पास एनर्जी है वो एनर्जी देख रहे होगे जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। अब ये एनर्जी लेके कहाँ कहाँ ये जा सकता है, ये डिफरेंस मतलब अब ये जो लौट के आएगा इसके पास जो एनर्जी एक्स्ट्रा है उस ऑर्बिट में रहने के लिए उतनी एनर्जी तो है नहीं, तो एनर्जी में कुछ चेंजेस हैं। अगर एग्जैक्टली इसको -1.5 EV मिल जाती एनर्जी इसके पास टोटल होती उस वक्त, तो ये 3 स्टेट में टिका रहता। अगर -3.4 रहती तो यहाँ पे टिका रहता, अगर -0.85 रहती तो n इज इक्वल टू 4 में टिका रहता। लेकिन इसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी थोड़ी सी घटिया मिली इसको, इसको एनर्जी इस फैक्टर में मिली नहीं कि ये किसी ऑर्बिट में रुक जाए। इसका मतलब है लौट के अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा ही आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में कहाँ कहाँ से आ सकता है इसका डिस्कशन है। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास जो पॉसिबिलिटी है ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है। अभी एक तो 3 से 1 पे आ सकता है, दूसरा 3 से 2 पे आ सकता है, और तीसरा जब ये 3 से 2 पे आएगा, जब 2 पे तो रुकेगा नहीं क्योंकि आना तो स्टेबल ऑर्बिट में ही है, तो वो 1 पे आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन मिलेंगी, पहली दूसरी तीसरी। पहली लाइन कहाँ से कहाँ मिलेगी, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, फिर मिलेगी या n2 n1 नाम दे दो, फिर मिलेगी n2 इज इक्वल टू 3 टू n2 n1 इज इक्वल टू 2, फिर n2 इज इक्वल टू 2 टू n1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके की आपकी 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। एक तो लाइमन सीरीज की है और एक बाल्मर, लाइमन सीरीज की 2 हैं और बाल्मर सीरीज की 1 है।
ये दोनों लाइमन की हैं, जो 3 से 1 की तरफ है ये लाइमन सीरीज हो गई, और ये वाली भी लाइमन सीरीज है आपकी जो आप 1 पे लेके आ रहे हैं, और ये वाली आपकी बाल्मर सीरीज हो गई। तो इस तरीके से आपको ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। अब इन तीनों के लिए कैलकुलेशन करनी, इसीलिए कह रहा हूं कैलकुलेशन इसकी गंदी है। आओ बातें करें। तो ये बातें मैं आपको आगे बता देता हूं। तो मैं सीधा आंसर लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन से मैं बचूंगा। तो 1/λ1 बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास r 1/n1² माइनस 1/n2²। λ1 की सीधा फॉर्मूले लिख रहे हैं तो भी इस लैम्डा को हटा देते हैं। तो मेरे पास 1/λ r, तो पहला मैं मान रहा हूँ 3 से लेके 1, दैट इज 1/1² माइनस 1/3²। ये हो जाएगा 1/λ r 1 माइनस 1/9, तो हो जाएगा ये 8r डिवाइडेड बाई 9 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 9/8r। इसको जब सॉल्व करेंगे, चाहो तो आप 911 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो 1/r को, लेकिन स्कूल वाले आपके पता नहीं क्या बोले मुझे, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन मुझे गंदी लगती है। 10.97 इंटू 10⁶ जनरली ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, पहली वेवलेंथ आ जाएगी। इसको मैं सॉल्व करके बताए, मैंने जो निकाला हुआ है वो ऑलरेडी मैं बता देता हूँ। 3 से 1 वाला जो ऑर्बिट है, 3 से 1 वाले में ये वैल्यू निकल के आती है, दैट इज 102.55 नैनोमीटर। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर दूसरे वाले के लिए निकालें, मतलब 1/λ इज इक्वल टू, ये एक और पता चल गई वेवलेंथ, इज इक्वल टू r 1/, जब हम 2 से 3 वाले के बाद बात करेंगे, 3 से 2 पे जो आएगा उसके लिए जो लैम्डा सॉल्व होके आता है, 3 से 2 वाले के लिए जो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व होके आती है दैट इज 656.33 नैनोमीटर। एंड सिमिलरली 1/λ इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/2²। इसके लिए जो लैम्डा सॉल्व होके आएगा, ये तो अपन ने याद भी कर रखा है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 6563 याद किया था, तो ये तो अपन को याद है 6563 एंगस्ट्रॉम, या फिर 656 नैनोमीटर। इस तरीके से ये तीनों वेवलेंथ आ जाती हैं जो इस क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज लेंदी है। अगर आप इसको और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था 3 चाहो तो याद कर लो। 1/r को 911 एंगस्ट्रॉम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन छापिए। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग एक डाउट मेरे से ये पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता चला इसकी एनर्जी तो कितनी 1.1 ईवी आई निकल के आई थी, आपको कैसे पता चला 1.1 ईवी पे ये वैल्यू 3 आएगी? इसका मैं बात बता देता हूँ। ऐसा मुझे डायरेक्टली कैसे पता चल गया। देखो, मैंने तो क्वेश्चन कई बार कर रखा है तो मुझे तो याद है वो 3 ही आएगी, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी -1.1 ईवी है, कहाँ पे जाएगा सोचते हैं। तो मुझे पता है कि जो भी उसके पास एनर्जी है वो -13.6/n², इस फॉर्मूले से ही गवर्न होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर लेंगे ये ईवी में। तो ये एनर्जी हो गई -1.1 ईवी इज इक्वल टू माइनस का 13.6/n² ईवी। ईवी से ईवी काट दिया, माइनस से माइनस कट गया, तो n² की वैल्यू हो गई 13.6/1.1। अब 13.6/1.1 की वैल्यू मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। 13.6 डिवाइडेड बाई 1.1 दैट इज 12.36, और इसका अगर अंडर रूट ले लूंगा तो n की वैल्यू आ रही है 3.51। मतलब जो भी ऑर्बिट है वो 3 से तो ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। मतलब ये एक्चुअल में अगर तुम इसका पाथ भी देखोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी गेन करके 4 तक नहीं गया, 4 से ऊपर आया है, उसके बाद वापस यहाँ लौट के आया है। तो इसका मतलब वो 4 पे तो कभी पहुंचा ही नहीं। तो इसकी वजह से मुझे पता चल गया कि वो 3 से पहले वो 3 से ऊपर गया ही नहीं है, चौथे पे तो कभी पहुंचा ही नहीं है, और 3 डेफिनेटली पहुंच गया है।